हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 का एक मेजर टॉपिक, जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट है बट आपको आता है, काफ़ी इजी टॉपिक है। अभी हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा ये, जिसमें हम पूरा अपना चैप्टर वाइंड अप हो चुका है, हमारा चैप्टर 1 जो है। अगर आपने अभी तक इसकी वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके वीडियोस चेकआउट करेंगे हमारे चैनल वेद साइंस फाउंडेशन पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो एक टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही ईजी है, हम पढ़ चुके हैं, अपने आंखों के सामने बहुत बार देख चुके हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ना है हमें, जो कि है हमारा कोरोजन। टॉपिक का नाम है कोरोजन। कोरोजन हमें करना है, काफ़ी सुना हुआ टॉपिक है और ईजी भी है। बट आपको ये देखना है कि इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस किस क्राइटेरिया से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा जो हमारा ये चैनल है वेद साइंस फाउंडेशन, इस पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है मैथमेटिक्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। इन क्लासेस में आपको चैप्टर वाइज फ्री कंटेंट मिल रहा है, सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, टिप टू टिप, आपको पूरा कुछ भी मिस नहीं किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियोस का जो सीरीज है देखना शुरू करेंगे, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, यहाँ से कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ है। और जो भी लेक्चर यहाँ पे हो रहे हैं, इनके असाइनमेंट एज इट इज आपको वेद साइंस फाउंडेशन जो है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक है @वेद साइंसेज, आप इस तरीके से अगर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे, वहां पे आपको असाइनमेंट मिलेंगे लेक्चर वाइज, यानी कि हम जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं उन सारे लेक्चर्स के असाइनमेंट मिलेंगे आपको टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे आप जाके देखेंगे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे। उसके बाद वो जो असाइनमेंट्स है उससे अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं, वीडियोस में भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिस भी लेक्चर से रिलेटेड वो डाउट है तो हम आपको यहाँ पे कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि है हमारा कोरोजन। और कोरोजन जो है हमें पढ़ना है आज, और देखते हैं किस तरीके से कोरोजन से सवाल आते हैं और क्या होता है कोरोजन। तो सबसे पहले कोरोजन जो है उसको जान लेते हैं कि किस तरीके से होता है। आपको पता है नेचर में जो मेटल है, जितने भी मेटल हमारे पास प्रेजेंट है, सबकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्टिविटी है, इसके हिसाब से हमने रिएक्टिविटी सीरीज जब देखी थी तो क्या देखा था, बहुत हाई रिएक्टिव मेटल थे, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल थे, कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल थे। इस तरीके से सारे मेटल्स थे हमारे पास। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो नेचर में हमें किस तरीके से मिलते हैं बेटा, वो हमें मिलेंगे ऑक्साइड्स के फॉर्म में, या कार्बोनेट्स के फॉर्म में, या सल्फाइड्स के फॉर्म में, या सल्फेट्स के फॉर्म में। इस तरीके से हमें वो रिएक्टेड फॉर्म में मिले, मतलब हमें नेचर में कभी भी वो अकेले नहीं मिलते थे। बट जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल थे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये क्या मिलते हैं हमें फ्री स्टेट में, यानी कि नेटिव स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, अब बात हो गई कि मान लो हमारे पास नेचर में हमें मिला है आयरन, जो कि हमें बॉक्स जो हम देखते हैं कि अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलता है, Fe2O3, Fe3O4, इस तरीके से ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलता है। बट अगर हमें वहां से आयरन एक्सट्रैक्ट करना है और हमारे पास आयरन इतने आसपास, आप देख सकते हैं इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं आयरन के, इतनी सारी मशीनरीज बनी होती है आयरन की। तो मान लो हमारे पास नेचर में आयरन था अपने ऑक्साइड के फॉर्म में, हमने उसको निकाल लिया और अपना आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट वापस से डिग्रेड करना शुरू कर देता है, क्योंकि आयरन का नेचर क्या है, वो तो रिएक्टिव है ना, वो तो रिएक्टिव है। और वो रिएक्टिव है तो नेचर में हमें कैसे मिला था, ऑक्साइड की फॉर्म में, तो वापस अपना ऑक्साइड बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो ऑक्साइड बनाया है उसी को हम बोलेंगे कि अब इसका कोरोजन हो गया। तो यूजुअली हम क्या बोल सकते हैं, कोरोजन क्या है, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस, किसी भी मेटल की सरफेस अगर धीरे धीरे डिग्रेड हो रही, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ एनी मेटल सरफेस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है भाई, एटमॉस्फेयर में आपको बहुत अच्छे से पता है, हम या तो ऑक्सीजन की बात करेंगे, CO2 की बात करेंगे, मॉइस्चर की बात करेंगे, ये मेजरली हमारे कंपोनेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कोरोजन क्या है, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस, जो भी हमारी मेटल की सरफेस होगी उसका स्लो डिग्रेडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो जो चीजें हमारी होती हैं उन सब की प्रेजेंस में। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर है, यानी कि यूजुअली मॉइस्चर होगा। उसके अलावा क्या होगा भाई,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ये हमारी चीजें हैं जो रिएक्ट करती है। ऐसे तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन भी होती है, एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन भी होती है ना भाई, पर हम नाइट्रोजन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टिव नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये रिएक्ट करती है, और वहां पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, हमारे एयर में बहुत ज्यादा है, वो तो रिएक्ट नहीं करती, वो है लेस रिएक्टिव गैस। ठीक है, नाइट्रोजन जो है बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस होती है, वो रिएक्ट बहुत कम करती है। ठीक है, तो हमने कहा एटमॉस्फेयर के ये कुछ कंपोनेंट हैं जिनके साथ मिलके अगर कोई भी मेटल की सरफेस है तो वो क्या करती है, धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू कर देती है। और कैसा मेटल होना चाहिए ये हम बता चुके हैं कि वो कोई भी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव या फिर मॉडरेटली। अब देखो हाईली होगा तो उसको तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे सोडियम है, तो हाईली रिएक्टिव तो वैसे ही एयर में टिक ही नहीं सकते, उनको तो खुला ही नहीं छोड़ सकते, जैसे ही खुला छोड़ा वो तो रिएक्ट कर देंगे तुरंत, पूरा का पूरा। वो स्लो नहीं होगी, वो फास्ट रिएक्ट करेंगे। जैसे सोडियम है, हमने बहुत बार सुना होगा या पढ़ा होगा कि सोडियम को एटमॉस्फेयर में खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना भाई, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करके ब्लास्ट करता है वो, तो वो स्लो नहीं है। तो क्या करेंगे हम, मॉडरेटली रिएक्टिव पे आ जाएंगे हम। तो हमने क्या देखा, रिएक्ट कौन कौन करता है, हाईली भी कर सकते हैं, मॉडरेटली भी कर सकते हैं, बट ये जो प्रोसेस है, ये जो स्लो प्रोसेस है, ये कौन करेगा, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव है उनकी तो फास्ट रिएक्शन होगी। तो यहां से हमने देखा कि कोरोजन का मतलब सिर्फ रिएक्टिविटी होना नहीं है, सिर्फ मेटल का उसके ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट में कन्वर्ट होना नहीं है, क्या है, स्लोली डिग्रेड करना, यानी कि स्लोली अगर वो कोई रिएक्शन करता है उसको हम कोरोजन कहेंगे, यानी कि स्लोली अपना सरफेस पे कुछ भी कर ले। अब सरफेस पे भी क्यों बोला, क्योंकि सरफेस ही तो एक्सपोज होती है हमारे एटमॉस्फेयर से, बाकी तो पूरा मेटल तो एक्सपोज होता नहीं है। तो जो भी मेटल होगा उसका सरफेस एक्सपोज होगा, और वो सरफेस है वही रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, एक तो स्लो होता है, कोई भी रिएक्शन जब स्लो होगी, ठीक है, या फिर मेटल का कोई भी चीज होगी वो ऑक्साइड में स्लोली कन्वर्ट होगी, और क्या होगी, सिर्फ उसकी सरफेस ही होगी। ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा, पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ सरफेस रिएक्ट करके, उसको हम बोलेंगे कोरोजन हो गया। अब एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है, जो बहुत कॉमन है उसको देख ले। पहला जो कॉमन एग्जाम्पल है हमारा कोरोजन का है वो है आयरन। आयरन को आपने कोरोड होते देखा होगा भाई, आयरन जो है उसकी कोरोजन देखी होगी आपने, बहुत जगह देखी होगी, कैसे बहुत सारे आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ब्राउन कलर का कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, ब्राउन कलर का अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। जब भी कोई आप देखेंगे आयरन का ऑब्जेक्ट है, उसको मॉइस्चर में थोड़े दिन छोड़ देते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का एक अपना ऊपर लेयर बना लेता है। वो लेयर किसकी है, वही तो उसका कोरोजन है। एक हमने आयरन का कोई भी पीस लिया था, मॉइस्चर में रखा था, और थोड़े दिनों बाद वो ब्राउन हो गया। आयरन क्या होता है, थोड़ा शाइनी होता है, ग्रेश कलर का होता है, और वो ब्राउन हो गया। ठीक है, ग्रे से ब्राउन कलर का चेंज हो गया, यानी कि चेंज तो हुआ है। क्या एक दिन में हो गया, क्या जैसे ही आपने आयरन लिखा हो गया, क्या नहीं हुआ। क्या पूरा आयरन हो गया, क्या नहीं, क्योंकि वो ब्राउन तो क्या होता है, वो तो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अगर वो पूरा आयरन रोड रिएक्ट कर जाता तो वो पूरा पाउडर बन गया होता। तो क्या हुआ, सिर्फ उसकी सरफेस चेंज हुई है। ठीक है, और कैसे हुई, स्लोली चेंज हुई, ओवर द टाइम चेंज हुई, आपने कुछ किया कि नहीं, एटमॉस्फेयर में रखा रखा खुद से हो गया। तो सारी कंडीशन कोरोजन वाली फुलफिल कर दी उसने, तो वो है कोरोजन ऑफ आयरन। अब क्या है, मैंने जो एग्जांपल लिया है कोरोजन ऑफ आयरन, उसको देखते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेयर में था आयरन, Fe प्योर स्टेट में था, प्योर मेटल लिया हमने। ठीक है बच्चे, तो हमने जब प्योर मेटल लिया उसको हम एटमॉस्फेयर एक्सपोज तो कराते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन लिया हमने, ठीक है, और क्या लिया, मॉइस्चर। ये दोनों चीजें जो एटमॉस्फेयर में है, इनसे जब आयरन कांटेक्ट में आता है तो क्या बना लेता है, Fe2O3.XH2। ठीक है, Fe2O3.XH2 कुछ ऐसा बना लेता है ये। ठीक है, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमने बहुत ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है, अब तो आपको बहुत अच्छे से निकालना हो गया। जिसको नहीं निकालना आता है वो वीडियो चेकआउट करेंगे, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन जब हमने करी थी तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन नाम से वीडियो है, उसको जाके चेकआउट करेंगे कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जब सीख जाते हैं तो उससे हम रिडॉक्स का कैसे पता करते हैं। और तीसरी जो वीडियो है वो है कि रिडॉक्स के कितने टाइप होते हैं, तो आप ये वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं वापस से। तो यहाँ पे आयरन क्या है, देखो आयरन था 0 में, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आयरन आ गया +3 में, Fe2O3 है, अगर यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे आयरन आ गया +3 में। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आयरन का भाई हो गया ऑक्सीडेशन।
हम देख रहे हैं यहाँ पे आयरन को जब हमने एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करा है तो क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहली चीज हम इस रिएक्शन को हम क्या रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कभी भी ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें अकेला प्रोसेस नहीं होता सिर्फ आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, नहीं, दोनों एक साथ होते हैं। अगर आयरन का हो रहा है तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी होगा। लेट्स चेक आउट, वो भी देख लेते हैं हम कि किसका रिडक्शन हो। यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन जो है एलिमेंटल स्टेट में 0 था और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया -2 में। ओ माय गॉड, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमने एक चीज यहाँ से क्या सीखी है, एक पॉइंट सीखा। पहली बात तो कोरोजन किसको कहते हैं, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस। दूसरी चीज क्या सीखी कि जब भी कोई मेटल अगर एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होगा तो वो अपना ऑक्साइड बनाया, इसमें ऑक्साइड बनाया, बाकी कुछ भी बना सकते हैं वो, ठीक है। तो इसने अपना ऑक्साइड बनाया। तो हमने ये एक और चीज देखी कि जो भी कोरोजन वाली रिएक्शन है वो क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो कोरोजन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने देख लिया रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आयरन की जब भी रस्टिंग हुई है तो इसका ऑक्सीडेशन हो, इसका मतलब हमारा जो रस्टिंग रिएक्शन है वो एक ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले हमने कौन कौन सी रिएक्शन देखी थी जो रिडॉक्स का एग्जांपल थी, देखिए बताइए। तो यहाँ पे कोरोजन का तो पता चल गया, कोरोजन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा कोरोजन के अलावा और कौन है रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट, हमने देखा था जब हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी वो भी रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट था। हमने कॉम्बिनेशन के भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे थे, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन थी। तो हम कभी भी रिडॉक्स के लिए वेट नहीं करेंगे कि रिडॉक्स का एग्जाम्पल कोई आएगा उसी को रटेंगे उसी को लिखेंगे। हमारा क्या है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हम ऐसे ले लेंगे जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन हो रहा है, वो एग्जाम्पल हम रिडॉक्स के ले सकते हैं। तो यहाँ से पता चला कि कोई भी अगर मेटल का धीरे धीरे कन्वर्जन होता है उसके किसी भी कंपाउंड में, एलिमेंटल फॉर्म से कंपाउंड में चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसका कोरोजन हुआ है। और कोरोजन में इसने बनाया ऑक्साइड जिसमें इसका आयरन का यानी कोई मेटल जो होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका होता है, तो यहाँ से एक और मेन चीज नोट कर लेते हैं अब कि कभी भी अगर कोरोजन होता है एनी टाइम, ठीक है, किसी भी मेटल में जब भी कोरोजन होता है तो मेटल जो होगा भाई, मेटल जो होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है, मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा रिडॉक्स है तो रिड्यूस कौन होगा, ये जो हम एटमॉस्फेयर से चीजें लेते हैं ना भाई, यहाँ पे इसको लिख देते हैं CO2 O2, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, रिड्यूस, ये सारी चीजें रिड्यूस होंगी, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर से लिया है ना, एटमॉस्फेयर की जरूरत क्यों पड़ी, मेटल को खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए किसी की जरूरत पड़ी, वो क्या थी, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट चीज है और एटमॉस्फेयर में यही चीजें थी, ठीक है, यही चीजें थी, इन्हीं का हमने यूटिलाइज किया है, इन्हीं को यूटिलाइज किया हमने रिड्यूस करने के लिए ताकि मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो सके और ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो आयरन का हमने देख लिया है इसको क्या बोलते हैं हम। पहली बात तो एक चीज और बताएंगे कि यहाँ पे जब भी मैंने कोरोजन का फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे ये कोरोजन ऑफ आयरन को जब मैंने लिखा तो यहाँ पे लिखा है Fe2O3.XH2। अब ये X क्या होता है और यहाँ पे X क्यों लिखा, 1 2 3 क्यों नहीं लिखा, बॉक्साइट में 2 लिखते हैं, कभी यहाँ पे 3 लिखते हैं, CuSO4 में यहाँ 5 लिख देते हैं, जितना भी यहाँ पे क्या होता है ये, पहली बात तो ये डॉट करके जो लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे लिखा होता है CuSO4.5H2O, तो ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। .5H2O डॉट करके जो वाटर होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल बनाने के लिए जो वाटर यूज हुआ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे X क्यों लिखा, यहाँ पे X इसलिए लिखा है कि ये जो फॉर्मूला है ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, कितना यहाँ पे हमारा मॉइस्चर अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, जितना अवेलेबल है उतना ही X लग जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोजन है, कैन वी से कि Fe2O3.2H2O इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये चीज को हम फिक्स कर ही नहीं सकते, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को फिक्स कर ही नहीं सकते, क्लियर है। तो हम कोरोजन जो पढ़ रहे हैं तो एक चीज यहाँ से ये पता चली कि यहाँ पे जब भी XH2 सिर्फ आयरन के केस में है, और ये सिर्फ आयरन के केस में है, बाकी कोरोजन में ऐसा नहीं होगा, तो सिर्फ आयरन के केस में है कि जब भी यहाँ पे XH2O लिखा होगा वही सही है, अगर 2 3 4 कुछ करके लिखा है तो वो एक केस के लिए सही है कि हो सकता है कि 2 हो, बट हमेशा 2 हो इट इज नॉट ट्रू, समझ रहे हो, कि 2 वाला भी एक केस पॉसिबल है, इट इज अ पॉसिबल केस, बट इट इज नॉट अ जनरलाइज्ड वन, जनरलाइज नहीं है वो,
हमेशा नहीं बताएगा, वो हमेशा सही नहीं होगा। तो आपको देखना है ये क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला जब भी लेंगे तो फॉर्मूला हमेशा यही होना चाहिए कि Fe2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2। क्लियर है भाई? ये जो है ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कोरोजन ऑफ आयरन को। अब जो है एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो कोरोजन ऑफ आयरन है इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। अब आपने बहुत टाइम से पढ़ा होगा, अभी मैं कोरोजन कोरोजन बोल रही हूँ और आप सोच रहे होंगे इसको रस्टिंग क्यों नहीं बोला जा रहा। तो अब मैं बता देती हूँ, ये जो कोरोजन है अगर वो सिर्फ आयरन का कोरोजन है, ठीक है, आयरन का कोरोजन है और ये चीज बनी है हमारा, ये जो है ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, इट इज ऑफ ब्राउन कलर, जो हम देखते हैं ना रस्टिंग के बाद वाला कलर, वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो हमने देखा ये जो है क्या बना है यहाँ पे, ब्राउन कलर का कंपाउंड। इसको हम कहेंगे, इस प्रोसेस को मेटल का उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना और यानी कि ये रस्ट बना लेना, इसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हम रस्टिंग ऑफ कॉपर बोल सकते हैं? क्या हम रस्टिंग ऑफ सिल्वर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यहाँ पे रस्टिंग किसकी होती है? रस्टिंग सिर्फ आयरन की। तो बोलेंगे रस्ट क्या है, तो हम स्पेसिफाई कर देंगे कि रस्ट कोरोजन नहीं है। कोरोजन होता है किसी भी मेटल का स्लो डिग्रेडेशन, बट रस्टिंग क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ आयरन इटसेल्फ। सिर्फ आयरन जब डिग्रेड होगा उसको हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए? कोरोजन क्या है? स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस। दूसरा, कोरोजन में क्या बनता है, तो हमने बता दिया कि यहाँ पे आयरन का इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे XH2O लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि 2 अगर लेंगे तो वो फिक्स नहीं है कि हमेशा 2 हो, इट मे वेरी। उसके अलावा हमने चीज देखी कि ये जो है प्रोसेस आयरन का कोरोजन, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एक और चीज हमने देखी जो है कि ये जो आयरन का कोरोजन है इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड जो हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स थे दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड। क्लियर है आपको सारी चीजें रस्टिंग ऑफ आयरन को लेके? रस्टिंग ऑफ आयरन को लेके आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, सिर्फ आयरन को लेके। बाकी एग्जांपल्स भी अभी हम करेंगे जिसमें हम बाकी का भी देखेंगे, बाकी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका कोरोजन होता है। चलिए सेकंड देखते हैं, एक और एग्जांपल जिसका कोरोजन होता है अपार्ट फ्रॉम दिस आयरन। क्लियर? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है सिल्वर का, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो अच्छा, आयरन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर कर सकते हैं। फॉर्मूला है, रेडॉक्स का एग्जाम्पल है, कौन सा सही फॉर्मूला है, किसको हम रस्ट कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। अब हम Ag देख लेते हैं, Ag सिल्वर। तो वैसे तो ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आता है, बट क्या बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाती है। कैसी? सिल्वर जो है वो सिल्वर कलर से, अब सिल्वर तो सिल्वर ही कलर का होएगा, सिल्वर कलर से चेंज हो जाता है ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी आपने देखा होगा सिल्वर का ऑब्जेक्ट अगर किसी के भी पास है, या कोई भी सिल्वर के जो बर्तन आपके पास कभी देखे होंगे, वो क्या होंगे, धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप डार्क हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। यानी कि सिल्वर के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो सब क्या होते हैं, विद टाइम दे टर्न्स टू ब्लैक फ्रॉम सिल्वर, यानी कि शाइनी सिल्वर से लेके वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ये है, ये क्या है, कोरोजन है, सिल्वर से ब्लैक हो जाना। ठीक है, तो आपसे ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह पूछ सकता है कि सिल्वर की जो थी हमारी, कोई एक सिल्वर का बर्तन था तो वो थोड़े दिनों बाद ब्लैक हो गया, तो किस वजह से हुआ, तो हम बोलेंगे कोरोजन की वजह से हुआ है। एंड ये जो कोरोजन है इसकी रिएक्शन क्या होगी और एक्चुअल में व्हाट इज दिस प्रोसेस, तो देखते हैं। सिल्वर Ag जब एक्सपोज होता है ऑक्सीजन प्लस H2S, अब एटमॉस्फेयर में H2S प्रेजेंट है, ठीक है, ये सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं करता, इसको H2S की जरूरत पड़ेगी, तो इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इट विल फॉर्म Ag2S प्लस H2O, Ag2S प्लस H2O, ये फॉर्म होता है। तो अब इस रिएक्शन को देखो कि यहाँ पे सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड H2S जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोसेस ना थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, एकदम सही नहीं हो जाता है, ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, मतलब इसमें मॉइस्चर का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम वाटर से जब सिल्वर को एक्सपोज करते हैं तो इतना कुछ नहीं होगा, उसको Ag2S मिलना चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फॉर्म होगा H2S मिलना चाहिए, तो आपका फॉर्म होगा Ag2S प्लस H2O, इस तरीके से फॉर्म होगा। इसमें देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, किस तरीके से ये रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। आपको समझ तो आई क्या होगा, मेटल का जो है हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि इसमें मेटल का ही तो ईटिंग अवे हो रहा है, ईटिंग अप हो रहा है, मेटल को ही तो खाया जा रहा है, मेटल को तो डिग्रेड किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसका हो गया, अगेन दिस ऑक्सीजन, यही बलि का बकरा बन जाता है हर बार, और इस बेचारे का हो गया रिडक्शन। कोई भी आता है, इट्स लाइक मंदिर का घंटा है ना, कोई भी आता है बजा के चला जाता है, बेचारा सबसे पिटता है, क्योंकि रिएक्टिव बहुत है यार। ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं है, जिसके साथ भी रिएक्शन करता है बहुत रिएक्टिव, ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव। ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन पे जिंदा है तो इसको कुछ बोलेंगे नहीं, रिएक्टिव है तो है ना। तो हो गया Ag2S और यहाँ पे O2 से बन रहा है H2O। क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है आपको कि सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर। अब ये जो चीज है इट इज ऑफ ब्लैक कलर, इट इज ऑफ ब्लैक कलर। ये जो Ag2S बना है इट इज ऑफ ब्लैक कलर। तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो है, सिल्वर ज्वेलरी है, वो थोड़े टाइम बाद ब्लैक क्यों हो जाती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S ऑन इट्स सरफेस। और Ag2S जो है वही ब्लैक कलर का होता है, सिल्वर सल्फाइड। क्या है भाई ये, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर है। सेकंड जो है कोरोजन वो किसका किया हमने, Ag का, जिसने बना लिया है Ag2S। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट जो है वो किसकी, कॉपर की, यानी कि कॉपर जो है उसका भी कोरोजन होता है, कॉपर का कोरोजन भी होता है। और कॉपर का कोरोजन किस कलर का होता है, कॉपर किस कलर का होता है, ब्राउन, शाइनी ब्राउन होता है। कॉपर इज ऑफ शाइनी ब्राउन कलर एंड इट टर्न्स टू ग्रीन। स्टैच्यू ऑफ वो देखा होगा ना आपने, लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, ग्रीन कलर का सा दिखता है आपको, वो पूरा का पूरा कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, तो विद टाइम वो चेंज हो गया है उसके ऑक्साइड्स में, या उसका जो भी बनेगा, अभी देखते हैं क्या बनेगा, उसमें कन्वर्ट हो गया है और वो उसका कलर जो है ग्रीन है। ठीक है, उसका कलर जो है वो ग्रीन है। अब देख लेते हैं कैसे कॉपर जो है रिएक्ट करता है। तो कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें कॉपर क्या करेगा, CO2 गैस जो है, CO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, इन सब के साथ मिलके कॉपर जो है बना लेता है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। इसको ध्यान से देखो एक बार, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, इसको हम बोलेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका नाम क्या है भाई, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है ये हमारा, इसका मतलब क्या है कि ये कॉपर कार्बोनेट है, CuCO3 क्या है, कॉपर कार्बोनेट है, और CuOH होल ट्वाइस क्या है, इट इज अ बेस। बेस यही तो होते हैं, जिसने एसिड बेस पढ़ लिया उनको समझ में आ गया, जिसने नहीं पढ़ा वो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। अभी मैं बता देती हूँ कि ये बेसिक पोर्शन जुड़ा, यानी कि बेसिक मतलब ऐसा नहीं छोटा मोटा है इसलिए बेसिक बोल देते हैं ना, ये बेस है। ठीक है, बेस की तरह एक्ट करता है। तो CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस अगर देखेंगे तो ये बेस है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। तो इसका नाम है ये। इसके अलावा इसका और नेम जो है, ये नेचर में हमें जब कॉपर मिलता है तो इसी फॉर्म में मिलता है, ग्रीन फॉर्म में ही। ठीक है, तो इसी फॉर्म में मिलता है। तो इसका और नेम क्या है भाई, इसका और नेम है मेलाकाइट ग्रीन। ये जो ग्रीन है इसका नाम है मेलाकाइट ग्रीन। ये जो मेलाकाइट ग्रीन है इसी यही ग्रीन कलर का होता है और इसी से हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअल में नेचर में जो हमारे पास मिलता है मेलाकाइट ग्रीन की फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, तो कॉपर ने क्या किया, उसने भी अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया कॉपर कार्बोनेट में। और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो है ये पूरे रिएक्शन में जो बनेगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनेगा, जिसको हम बेसिक क्यों बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस CuOH होल ट्वाइस। इसका कलर क्या है, ग्रीन। कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, ब्राउन टू ग्रीन। क्या एक दिन में हुआ, नहीं, बहुत स्लोली हुआ है। क्या पूरा हुआ, नहीं, सिर्फ सरफेस हुई है, इसलिए इसको कोरोजन कहें। क्या रस्ट बोलेंगे इसको, रस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि रस्ट सिर्फ आयरन का होता है, बाकी सबके कोरोजन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए जो आपको काम आएंगे ये रस्टिंग को समझने में और कोरोजन को समझने में, ये पूरे टॉपिक को समझने में। ठीक है, तो हमने 2-3 एग्जांपल देखे, पहले तो आयरन का देखा, उसके बाद हमने देखा भाई कॉपर का देख लिया, सिल्वर का देख लिया, सिल्वर के रस्टिंग भी देख ली। ठीक है, जिंक का देखेंगे तो जिंक अपना ऑक्साइड बनाएगा जो कि व्हाइट कलर की लेयर फॉर्म कर लेता है, इस तरीके से हो जाएगा। उससे ऊपर जब हम जाएंगे थोड़ा रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो कोरोजन नहीं करते, वो फास्टली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये था कि कोरोजन क्या होता है। अब देख लेते हैं कि इस कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। अब कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो जो हर घर में किया जाता है, नॉर्मल सी चीज है, वो है पेंटिंग। अब देखो सीधा सा पर्पस समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो कोरोजन को प्रिवेंट करने का पर्पस समझ लेते हैं। अब हमारे आसपास इतना सारा जो
काम है, जो भी आप आसपास देखते हैं, तो आयरन से बहुत सारी चीजें बनी हुई है, ठीक है। तो हर साल इतना सारा आयरन जो है, वो इतना सारा आयरन करोड़ हो जाता है, उसको हमें बचाना होगा किसी तरीके से। हम हर साल कुछ भी, जैसे ब्रिज बना है या कोई भी बिल्डिंग बनी है या कोई भी मशीनरी बनी है, तो उनके पार्ट्स जो है वो बने होते हैं आयरन के, ठीक है। और वो आयरन धीरे धीरे करोड़ हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है, हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारा हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है और ऑलरेडी जो आयरन प्रेजेंट है वो खत्म भी हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करना है हमने, यानी कि आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करना है। तो क्योंकि हमें बार बार मशीनरी चेंज करने का शौक बिल्कुल भी नहीं है, पैसे कतई नहीं लगा सकते हम उस पर, तो हमने क्या किया भाई, पेंटिंग देखते हैं पहला मेथड जो है। तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, पेंटिंग करते टाइम क्या किया हमने, जो हम ये मेथड कर रहे हैं इसमें क्या किया हमने, आयरन की जो सरफेस थी उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट ब्रेक कराना है। जब हमें ऑलरेडी पता है, जब आपको पता है आपको ठंड लगने वाली, बाहर बहुत ठंड है, तो आप क्या करते हैं, ओवरकोट पहन लेते हैं, ठीक है। कोट पहन के फिर जाएंगे ताकि आप ठंड से बचे रहे, आपको हवा ना लगे, आपको ठंडी ना लगे। उसी तरीके से आयरन को भी अगर एटमॉस्फेयर से बचाना, तो पहला तरीका जो हमारा क्या है, पेंटिंग। तो अगर हम पेंटिंग कर देते हैं सरफेस को, ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा। पेंटिंग करने से क्या होगा भाई, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। और कांटेक्ट ब्रेक करने का मतलब है जब एक्सपोज ही नहीं होगा, जब एक्सपोज ही नहीं होगा एटमॉस्फेयर से, तो कैसे यहाँ पे आपका जो है आयरन का रस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पेंटिंग से क्या हुआ, जो कि सरफेस थी वो मेटल की सरफेस जो थी वो एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट हो गई, यानी कि अब वो उसके कांटेक्ट में ही नहीं आएगी, तो रिएक्शन भी नहीं होगी। सेकेंड जो चीज है, पेंटिंग के बाद ऑयलिंग, ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं हम, ठीक है, ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं। तो ऑयल का तरीका भी यही, ऑयल क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, यानी कि ऑयल जो है हाइड्रोफोबिक है, और रस्टिंग जो होती है उसके लिए हमें मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए। तो ऑयल ये हमने लगा दिया है, तो मेटल की सरफेस के आसपास पानी नहीं आ पाएगा, जिससे कि रस्टिंग नहीं होगी। तो पहला तरीका पेंटिंग था, सेकेंड ऑयलिंग या ग्रीसिंग। थर्ड जो तरीका है वो हमें पढ़ना, यहाँ से सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, अब गैल्वेनाइजेशन क्या है बेटा, इसको समझ लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन में सबसे पहली जो चीज है इसमें होती है जिंक, जिंक यूज होता है, जिंक की प्लेटिंग करी जाती है हमारे मेटल के सरफेस के ऊपर। अब एक बात बताओ, आपको आयरन को रस्ट होने से बचाना है, क्या करेंगे आप, या तो उसको छुपा लो, या उसके सामने कोई ऐसा खड़ा कर दो जो उससे ज्यादा रिएक्टिव और लड़ सके, उसके पास जो भी मॉइस्चर आएगा सबसे वो लड़ सके, ठीक है। हमें ऐसी कोई चीज चाहिए कि आयरन के पास पहुंचने से पहले ही कोई और उसे हरा दे। एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट चीजें हैं जो रस्टिंग को अंजाम देती है, हम उन सबको बचा लेंगे, उन सबसे बचा लेंगे आयरन को, ठीक है। तो क्या गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, प्लेटिंग ऑफ जिंक मेटल on the surface of मेटल। यहाँ पे हम आयरन की बात कर लेते हैं, आयरन की सरफेस जो है उसके ऊपर अगर जिंक की प्लेटिंग कर लेते हैं। अब जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, मेटल के ऊपर प्लेटिंग कर रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल की, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटिंग ऑफ जब जिंक बोला तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हाई रिएक्टिव मेटल होगा, हाईली भी नहीं कह सकते, हाई रिएक्टिव, ठीक है। हाई रिएक्टिव किससे, जिस मेटल को बचाना है उससे ज्यादा रिएक्टिव कर लें। तो गैल्वेनाइजेशन में हम करते हैं जिंक की कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। अब इससे क्या होगा, जिंक लगा दिया, लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ आयरन, और इसके ऊपर आपने जिंक की लेयर लगा दी। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर का कुछ भी आएगा, ये लो भाई, ये हमारा जिंक है। अब एटमॉस्फेयर से कोई भी मॉइस्चर आया, कुछ भी आया, उन सब के लिए क्या है, उन सबको बचाने के लिए जिंक खड़ा है। और जिंक क्या करेगा, जिंक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से अपना ऑक्साइड बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बन गया। जिंक ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर आ जाएगी जो कि व्हाइट कलर की होती है। जिंक ऑक्साइड की कैसे लेयर होती है, व्हाइट कलर की होती है। आपने देखा होगा ना घर में किसी के पुराने अगर कोई भी वो रखे होते बॉक्सेस, स्टील के, ऐसा कोई लोहे के बॉक्सेस जिसमें पुराने टाइम के लोग अपने कपड़े वपड़े रखते थे, ऐसी अलमारियां होती, तो वो क्या होती है, व्हाइट कलर की हो जाती है। संदूक वगैरह रखे होते हैं लोग अपने घर में पुराने, जिसको बोलते हैं।
तो वो सारे रखे होंगे, तो उनके ऊपर एक लेयर इस तरीके से होती है जो कि व्हाइट कलर की से दिखती है, जो आपको स्टील नहीं होता पर वो, तो वो क्या होता है, जिंक की कोटिंग हो रखी होती है उसके ऊपर, और वो जिंक जो है अपना ऑक्साइड बना लेता है और आयरन को बचाए रखता है। अब यहाँ से जो सवाल आता है, पहली चीज तो गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ अ मेटल ऑफ अ मोर रिएक्टिव मेटल ऑन द सर्फेस ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आयरन को बचाने के लिए क्या किया, तो जिंक की प्लेटिंग की। उसके अलावा यहाँ पे जो सवाल आता है वो ये आता है कि ये जो प्लेटिंग कर दी है जिसमें जिंक आयरन को बचा रहा है खुद लड़के अपना ऑक्साइड बना के, मान लो अगर ऐसा हुआ, लेट्स से वो कह रहा है कि ये मान लो हमारी जो कोटिंग थी, ये हमारी कोटिंग यहाँ से ब्रेक हो गई है। वो कह रहा है कि भाई हमने आयरन के ऊपर अपनी कोटिंग करवाई थी और वो कोटिंग आधे रास्ते में यहाँ, यानी कि आधे में यहाँ से ब्रेक हो गई है। ठीक है, तब क्या होगा, ये सवाल आया हुआ है, आपका बोर्ड्स में भी आया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे कि मान लो हमने एक प्लेटिंग कराई हुई है किसी ऑब्जेक्ट पे अपने आयरन के ऊपर जिंक की, और वो बीच में से ब्रेक हो गई है। तो सवाल ये है, अब ध्यान से देखेंगे सवाल, ये क्या हो गया भाई, सवाल ये है कि ये जो चीज यहाँ से ब्रेक हो गई थी, क्या ये यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे रस्टिंग हो सकती है क्या, इसका मतलब ये जो ब्लू एरिया है जहां जहां जिंक नहीं था वहां का आयरन रस्ट हो सकता है क्या, ये सवाल था हमारा। इज दिस पॉसिबल कि हमारा जो भी हमारा एक वो था, कंटेनर था जिसके ऊपर हमने इसकी कोटिंग करी थी जिंक की, और उसके किसी एरिया से वो जिंक की कोटिंग उतर गई है तो वहां रस्टिंग हो जाएगी, इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं, जल्दी बताएंगे कमेंट करके, क्या हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे रस्टिंग होगी कि नहीं होगी, यानी कि ये जो एरिया है ये तो रस्टिंग हो जानी चाहिए क्योंकि नाउ दिस एरिया इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, बट यहाँ पे आंसर क्या है, नो। आंसर क्या है, नो। भले ही ये जो पोर्शन है ये एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है, यानी कि ये रिएक्शन कर सकता है, बट जब भी ये रिएक्ट करने जाएगा, मान लो यहां से आया आपका ऑक्सीजन आया रिड्यूस होने, क्योंकि ऑक्सीजन रिड्यूस होगा तभी तो आयरन ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पे आया ऑक्सीजन रिड्यूस होने, इसने कहा आयरन को चल इलेक्ट्रॉन निकाल, यही तो होता है ना, तो ये क्या होता है, यही तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आता चल आयरन को बोले चल इलेक्ट्रॉन निकाल, तो जैसे ही आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लेके देने लगेगा तो उसके टच में, उसके कांटेक्ट में अगर कहीं भी प्रेजेंट है कोई और मेटल भी प्रेजेंट है, तो वहां से अगर वो हाईली रिएक्टिव है तो यहाँ से जिंक जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तब यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे ऑक्सीजन को, यानी कि क्या आयरन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक, यानी कि अगर उस पूरी सरफेस के कॉन्टेक्ट में कहीं पे भी हाई रिएक्टिव मेटल कनेक्टेड है तो वो अपना पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। मान लो कि आपकी एक आयरन का कुछ भी रखा हुआ है, तो अगर आपको उसको रस्टिंग से बचाना है तो आप उससे भी कोई एक कॉन्टेक्ट में तार वार से जोड़ के एक हाईली रिएक्टिव मेटल को थोड़ा उससे दूर भी रख देंगे तो भी आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है कि क्यों नहीं हुई आयरन की रस्टिंग, जो एक्सपोज्ड एरिया था वहां पे भी नहीं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन देने की बारी आई आयरन की जगह किसने निकाल के दे दिया, जिंक ने, क्योंकि जिंक कहीं ना कहीं उसके कांटेक्ट में है। पूरी अगर हम ब्रेक कर देंगे तब तो होगा बिल्कुल, क्योंकि फिर तो जिंक का मामला ही खत्म हो गया, तो जब तक अगर जिंक जिंदा है आयरन को रस्ट होने से वो हमेशा बचा के रखेगा, ठीक है, जब तक है जान, तो जब तक जान है वो इसकी प्रोटेक्शन करेगा मरते दम तक, जब मरी जाएगा तो फिर कोई कहानी देख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैल्वेनाइजेशन में हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट कराया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, भी बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, एक लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर लगाना, मान लो हमें आयरन को बचाना है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लेयर ऑफ अ लेस रिएक्टिव metal is applied on the surface of metal। यहाँ पे हम आयरन की बात कर रहे हैं तो हम आयरन को लिख लेते हैं, ठीक है। आयरन के ऊपर एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है, ठीक है, मोर का तो कर लिया ना, सिंगल लेस रिएक्टिव का कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल की यहाँ पे हमने एक लेयर लगानी है, क्योंकि जब भी अब कोई रिएक्ट करने आएगा तो वो उसके सामने शील्ड बन के खड़ा है, यानी कि ऑक्सीजन आया इलेक्ट्रॉन निकाल, आयरन कहेगा
कि दे रहा हूँ रुको इतने में, उसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी हमने किसी लेस रिएक्टिव मेटल की, ऑक्सीजन उसके पास आएगा ही नहीं मांगने कभी, ऑक्सीजन को पता है ये देना नहीं है, लेस रिएक्टिव है ये तो करेगा नहीं कोरोजन, तो उसके पास मांगने ही नहीं है। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है लेस रिएक्टिव, गोल्ड सिल्वर, अब आयरन को बचाने के लिए गोल्ड की प्लेटिंग कर दे, ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि सिल्वर भी अपना सल्फाइड तो बना ही लेता है, तो ऐसा हो सकता है कि गोल्ड की प्लेटिंग कर दे। ठीक है, ये सारे ब्रिज जो बने हैं ना अब तक सारे उखड़ जाएंगे रातों रात अगर हमने आयरन पे गोल्ड की प्लेटिंग कर दी। ठीक है, लोग पूरा ब्रिज का ब्रिज उखाड़ के ले जाएंगे, बिल्डिंगों से सरिया निकाल लेंगे लोग, बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के। ठीक है, तुम्हारी बिल्डिंग टूटी हुई मिलेगी सुबह सुबह अगर ऐसा हो गया तो, गोल्ड अगर लगने लग गया तो ऐसे ऐसे किस्से होने लग जाएंगे। ठीक है, तो गोल्ड तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि प्रेशियस मेटल है, प्लेटिनम कतई नहीं कर सकते, ये क्या है, प्रेशियस मेटल, ये तो नहीं कर सकते। तो और क्या ऑप्शन है जिनको हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, यानी कि आयरन को बचाने के लिए, तो क्या है, क्रोमियम हम यूज कर सकते हैं। क्रोमियम जो है उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रोमियम की प्लेटिंग, टिन की प्लेटिंग कर सकते हैं, ये सारी प्लेटिंग हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हुआ, एक लेस रिएक्टिव मेटल की प्लेटिंग करो जो कि वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा ऑक्सीजन को, खुद ही उसको बाहर से ही भगा देगा। ठीक है, बाहर से ही भगा देगा, मतलब डर के ऑक्सीजन ही नहीं आया। ठीक है, तुम्हें पता है किसी घर में कुत्ता बैठा हो तुम जाओगे ही नहीं, अगर तुम कुत्ते से डरते हो इफ इन केस तब की बात है। ठीक है, तो आप जाओगे ही नहीं, या फिर आप जा रहे हो उसके बाद कुत्ता आपको भगाए, दो दो ऑप्शन है, या तो कुत्ता दूर, कुत्ता सोच के ही आप जाएंगे नहीं, या फिर आप जाएंगे कुत्ते के डर से वापस आ जाएंगे, तो दोनों अलग अलग है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या है, कुत्ते के डर से वापस आए हैं, और ये जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि आप जाएंगे ही नहीं उस तरीके से। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल एक कुत्ता बना दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोसेस वो है कि एलोइंग, अगर हम एलोय बना दें, अगर हम एलोय बना देते हैं मेटल को, यानी कि उस मेटल के अंदर कुछ और मेटल्स मिक्स करके, या मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर, एलोय क्या होते हैं, एलोय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल, यानी कि अगर हम मेटल में कोई और मेटल मिला देते हैं, मेटल प्लस मेटल, तो उसको एलोय कहते हैं, या मेटल जो है उसमें कोई मेटल प्लस नॉन मेटल भी आ जाए तो क्या बोलेंगे हम, इस तरीके से अगर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो हो गया अलोय। तो अलोय होता है अगर हम मिक्सचर लेते हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स को हम, या मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम अलोय कहते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह ही बनाते हैं, जैसे 9th क्लास में आपने सॉल्यूशन पढ़ा था, तो ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एलोइंग अगर हम करते हैं यानी कि उस मेटल को, उस आयरन को हम किसी दूसरे नई चीज ही बना दी कुछ और मिला के। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टेनलेस स्टील, स्टील जो है उसके अंदर हम मिलाते हैं आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन प्लस कार्बन, ये सारी चीजें मिला के हम बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील जो है उसको आयरन से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये ऐसा घर में जिसमें कुत्ता हो कुत्ता ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उस घर में जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये कभी रिएक्ट करेगा ही नहीं, ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो ये क्या है, एलोय बना दिया, कुछ ऐसी चीज बना दी दैट विल नेवर रिएक्ट, तो ये जो चीज हमने बनाई है ये रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो हमारा क्या हो गया, कोरोजन से प्रिवेंशन हो गया। आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर दो, इसीलिए घर के सारे बर्तन वगैरह आपने देखे होंगे ये सारे स्टील के बने होते हैं। ठीक है, ग्रिल्स वगैरह है पब्लिक प्लेस पे भी, तो ग्रिल्स वगैरह बनी होती है, ये सारी अब आजकल किसकी बनती है, लोहे की ना बना के स्टील की बनती है। ठीक है, तो स्टील क्या होता है, रिएक्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए ये भी एक अच्छा तरीका है टू प्रिवेंट दिस कोरोजन। ठीक है भाई, तो ये हमने कुछ तरीके पढ़े जो मेजर तरीके थे जिससे हम बचा सकते हैं आपने कोई भी मेटल को कोरोजन से या रस्टिंग से, अगर आयरन है तो ये हो गया हमारा कोरोजन खत्म यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, ये भी कुछ कोरोजन जैसा ही होता है, इसको भी देख लेते हैं और हमारे चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होती है भाई, रेंसिडिटी रेंसिडिटी होता है अगर कोई फूड ऑब्जेक्ट है, कोई खाने की सामान है, एक दो दिन बाद आपने देखा वो खराब हो जाता है, पेरिशेबल होते हैं कुछ। ठीक है, तो कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है जो ऑयल या फैट है जिसमें, ठीक है, वो धीरे धीरे मॉइस्चर के प्रेजेंस में या एटमॉस्फेयर में गैसेस के प्रेजेंस में क्या होता है, वो भी डिग्रेड हो जाते हैं और उनमें स्मेल आने लगती है, स्टिंक करने लगते हैं वो। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल और फैट, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल
और फैट, या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसमें ऑयल या फैट हो, ऐसा कोई खाना जिसमें ऑयल या फैट का बना हुआ कुछ खाना, ऑयल का बना हुआ कुछ खाना है, ठीक है। व्हेन डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल और फैट व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ऑयल और फैट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल और फैट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी हो गया हमारा कोई भी फूड ऑब्जेक्ट का डिग्रेड होना, अगर उसमें ऑयल या फैट प्रेजेंट है तो ऑयल या फैट खुद डिग्रेड हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा जो थोड़े बहुत खाने की चीजें हम बनाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा दिन नहीं चलती, उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, 2-4 दिन चल जाती हैं। अगर ऑयल में कोई चीज बनी हुई तो वो खराब हो जाती है, स्मेल करने लगती है। अगर रेंसिडिटी हो गया तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा, उसकी जो है शक्ल चेंज हो जाएगी, ठीक है, अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, या उसकी स्मेल आने लगेगी। स्मेल मेन जो चीज है वो स्मेल करने लगेगा। और जब स्मेल आने लग जाती है, जैसे आप पूड़ी है, मट्ठियाँ वगैरह हैं, ये सारी चीजें जो ऑयल में बनती हैं, तो क्या होता है थोड़े दिन बाद स्मेल करने लगती है। तो स्मेल आ रही है, इसका मतलब इसमें जो प्रेजेंट था फैट या ऑयल था वो डिग्रेड होना शुरू हो गया है इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फियर, ठीक है। तो ये हो गया रेंसिडिटी। इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने मेथड ऑफ प्रिवेंशन कोरोजन के पढ़े थे, रेंसिडिटी पता चल गई कि फूड ऑब्जेक्ट हमारे खराब हो जाते हैं। उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम, उसको बचाने के लिए पहली जो चीज करते हैं, आपने देखा होगा लेज का पैकेट। तो लेज में क्या है, लेज है अंदर, उसमें क्या है, ऑयल में बने होते हैं, वो फ्राइड होते हैं, ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छे से। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं। अब बोलते हैं ना हवा क्यों मिलती है, नाइट्रोजन, वो लेज के पैकेट में आधी हवा ही होती है, दैट हवा इज नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं, जो भी चिप्स के पैकेट, हमारे पैक्ड फूड के पैकेट जो होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं टू प्रिवेंट दिस रेंसिडिटी। क्योंकि मैंने इसी लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, नाइट्रोजन जो गैस है वो बहुत कम रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन इज अ लीस्ट रिएक्टिव गैस। तो नाइट्रोजन फिल कर देंगे, ऑक्सीजन होता तो फैट हमारा रिएक्ट करता, ऑक्सीडाइज होता, वो है ही नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन है तो करेगा नहीं और फ्रेश रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस, सबसे पहली चीज है नाइट्रोजन गैस। सेकंड क्या है, अब बहुत सारे हम प्रेजर्वेटिव्स भी यूज कर सकते हैं, प्रेजर्वेटिव्स यूज करते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स एक दो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे सोडियम बेंजोएट है, ये नाम आपको याद रखना है, सोडियम बेंजोएट। आप देखना कोई भी फूड ऑब्जेक्ट अगर लेते हो आप और उसमें प्रेजर्वेटिव देखोगे, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देखा करो ना, जैसे केमिस्ट्री जो इंसान पढ़ता है वो आसपास में देखता है, आप चिप्स के पैकेट लेके आए या कुछ ऐसी चीजें लेके आए तो उसके पीछे एक इंग्रेडिएंट्स देखा करो, तो बहुत सारे केमिकल्स लिखे होते हैं, तो उनमें प्रेजर्वेटिव्स भी होते हैं, स्टेबलाइजर्स डले होते हैं। BHT भी है एक, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्विन, इसका पूरा नाम लिख देती हूँ, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्विन, ठीक है। और BHA भी है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन। ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम अपना रेंसिडिटी को, यानी कि अपने फूड ऑब्जेक्ट को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। ये सारी चीजें होती है जो हमें बचा सकते हैं रेंसिडिटी से, ठीक है भाई। तो ये हमने पढ़ लिया किस तरीके से कोरोजन होता है, क्या क्या होता है कोरोजन का असली मतलब, और हम इसमें कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा रेंसिडिटी क्या होती है और रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रेजर्वेटिव्स हमारे क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, सोडियम बेंजोएट, BHA एंड BHT हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। आप अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कर दें, आप खुद जाके देखें कितने अमेजिंग लेक्चर्स है, आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे जब रिडॉक्स की रिएक्शंस वाले आप टॉपिक्स देखेंगे कितने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स आप जाके देखेंगे, बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करा जाए। मैथमेटिक्स में अगर दिक्कत है जाके चेकआउट करो, बायोलॉजी जाके चेकआउट करो, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आप देखिए सारी चीजें और दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। साल जा चुका है, जुलाई आ चुका है, जुलाई का मिड आ गया है, ठीक है। तो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना भी शुरू कर देना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, @Ved Sciences हमारा टेलीग्राम चैनल है। मिलता है अगली क्लास में, बाय बाय स्टूडेंट्स।